हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, राइट। केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? हमने अभी तक फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक आपने आइस ले ली। आइस क्या है? सॉलिड है तो वाटर की फॉर्म ना, H2O। अगर हम इसको हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसको फिर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी? स्टीम बन जाएगी। लेकिन तीनों ही केसेस में ये है तो वाटर ही। कोई भी फिजिकल चेंज है उसमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वजूद चेंज नहीं होता। वजूद से मेरा मतलब ये है, जैसे अभी मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, सो हर सिचुएशन में वो वाटर ही रहेगा। जबकि केमिकल रिएक्शन में जब सब्सटेंसेस मिलते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो उनका वजूद चेंज हो जाता है, यानी कि एक नया सब्सटेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये मेजर चेंज है इसमें। जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगी। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत फर्क है। चलिए इसको समझते हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, राइट। यानी कि नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी टोटली डिफरेंट होती हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक केस ले लेते हैं वाटर का। वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर हमारा वाटर बनता है। ठीक है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है गैस जो कि जलती है, राइट। ऑक्सीजन क्या है? गैस जो जलने में मदद करती है। और वाटर जो बना ये बुझाने में मदद करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज तो टोटली अलग ही है ना, बिल्कुल अपोजिट है इस केस में तो, राइट। सो कहने का मतलब ये है, जो भी चीज यहां पर बन रही है इन दोनों से अलग है। यहां पर रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब यहां पर एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है। यहां पर भी दो भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या है, एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट्स के जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते। यानी कि अगर मैं कहूं कि भैया ऑक्सीजन का कोई एटम है, राइट, और रिएक्शन के बाद वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो ऑक्सीजन का एटम ही होगा, बस रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, एटम्स रीअरेंज देमसेल्व्स बट एटम्स डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक और डिफरेंस है। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि अगर दो चीजें मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर को मिला दिया, वाटर में शुगर को डाल दिया, तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इवेपोरेट कर दो, अलग अलग हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर जो सब्सटेंस बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे, इन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। यहां पर एक एग्जांपल दिया है केमिकल रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। यहां पर ये मैग्नीशियम रिबन ले लो या मैग्नीशियम वायर ले लो, इसको जब आप जलाते हो, व्हेन यू हीट इट अप, बर्न इट अप, तो एयर से ये ऑक्सीजन लेता है और एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर मैग्नीशियम Mg होता है, जब जलाया जाएगा इसको, ये ऑक्सीजन लेगा एयर से, ये फ्रॉम एयर ये यहां पर ले रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा।
ठीक है, और ये जो बनेगा ये पाउडर की फॉर्म में बनेगा, व्हाइट पाउडर होता है ये। एंड जब ये बनता है एक बहुत ही ब्राइट डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, राइट। अब यहां पर आप इसको बैलेंस भी कर लो, हालांकि मैं बैलेंसिंग बाद में समझाऊंगा, पर फिर भी यहां बैलेंस करके लिख देता हूं। क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो करना है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, डाल्टन ने कहा था, राइट। सो यहां पर जितने मैग्नीशियम के एटम यहां पर है उतने यहां पर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन के हैं उतने यहां पर होने चाहिए ऑक्सीजन के। इसको हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही इसी सेशन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैंने यहां पर वाटर लिखा था, H2O नहीं लिखा था, क्योंकि फिर बैलेंसिंग करना पड़ता और फिर आप कहते कि ये क्या कर दिया। चलिए, तो ये मैग्नीशियम को हमने जब गर्म किया, हीट किया, तो ये देखिए इस तरह से ये आपका एक पाउडर बनता है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप मैग्नीशियम को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आप उससे पहले उस मैग्नीशियम की वायर को या मैग्नीशियम का रिबन जो भी आपने लिया है उसे आप अच्छे से क्लीन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन या वायर है वो पड़ा हुआ है काफी टाइम से। किसकी प्रेजेंस में है? एयर की प्रेजेंस में पड़ा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है, एयर की ऑक्सीजन को, जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ ये धीरे धीरे बहुत स्लोली रिएक्ट करता रहता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, इसकी लेयर होती है, और ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। इट इज ए, ये दिख रहा है आपको? ओके, थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, यानी कि फर्दर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देती। इसलिए पहले उसको आपको साफ करना होगा अच्छे से रब करके, और उसके बाद ही जब वो ऊपर की लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर निकल जाएगी, उसके बाद आप बर्न करेंगे। आप एक पेयर ऑफ टोंग के साथ, एक कोई भी क्लिप के साथ उसको पकड़ लें मैग्नीशियम के रिबन को, लेकिन आंखों को थोड़ा सा दूर रखें क्योंकि आंखों को नुकसान हो सकता है। जब बर्न करेंगे तो इस तरह से ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आएगी, और इस व्हाइट पाउडर को आप इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक एक्टिविटी थी जिसके जरिए हमने सीखा भी कि किस तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल था ये। चलिए आगे चलते हैं। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं ये सारे। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस आप देखते हो। दूध का अगर खट्टा हो जाता है, दूध को अगर गर्मी में हम बाहर छोड़ दें, दूध को अगर हम गर्मी में बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का बनना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन का रस्ट होना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा सांस लेना, रेस्पिरेशन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इन रिएक्शंस को मैं आपको समझाऊंगा भी, ये आएगी टाइप ऑफ रिएक्शंस में आएंगी ये। मैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको समझाऊंगा और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी समझाऊंगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन ऑफ जो ग्रेप्स होता है वो भी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वो भी, एवरीथिंग इज केमिकल रिएक्शन। सो जो भी यहां पर है आप देख सकते हैं। फ्यूल का बर्न होना, कोयले को जलाते हैं, कार्बन होता है कोयला, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन को जब जलाते हैं तो एयर से ऑक्सीजन लेता है, तो क्या करता है? C+O2 CO2 बनाता है और आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है। आगे चलें। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की? देखो, हर केमिकल रिएक्शन में ना कोई पर्टिकुलर चीज होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल, गैस निकल सकती है उसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं, या फिर उसका कलर चेंज हो सकता है। जो भी आपका रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना तो कलर चेंज हो गया, या फिर स्टेट चेंज हो गई, वो भी एक पहचान है कि भी केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर देना पड़ता है, किसी किसी रिएक्शन में एनर्जी वो इतनी निकलती है कि
बहुत हीट एनर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक रिएक्शन में जरूरी नहीं कोई इनमें से कोई एक ही हो, इनमें से सारी चीजें भी हो सकती है केमिकल रिएक्शन में, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर 5 चीजें हैं जिनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस से लेते हैं। जिंक के ग्रेन्यूल्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पार्ट्स को जिंक के, अगर आप एक कॉनिकल शेप के फ्लास्क में डाल देते हैं और उसमें एक डाइल्यूट एसिड डालते हैं, वो कोई भी हो सकता है, HCl भी डाल सकते हैं, H2SO4 भी डाल सकते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड आप डाल दें तो उसमें गैस निकलती है, और गैस के साथ साथ बहुत सारी हीट भी निकलती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, सो ये रिएक्शन है। कॉनिकल फ्लास्क आपने लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की गैस यहाँ पर आपको दिखाई देगी, राइट। और हाइड्रोजन को की गैस निकल रही है, इसका तरीका क्या है पहचानने का कि हाइड्रोजन निकल रही है? इसका तरीका है कि भैया एक बर्निंग चीज को, जलती हुई चीज को ले जाओ उसके पास, वो पॉप की साउंड से और जलना शुरू कर देगी, तो दैट मीन्स वो हाइड्रोजन है। ये एक निशानी है हाइड्रोजन होने की। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया पॉप की साउंड से जलती है तो बताओ कौन सी गैस होगी, या यूज करना होगा किसी न्यूमेरिकल में उसको, वो भी हम करेंगे। ठीक है, सो यहां पर जिंक प्लस H2SO4 ये केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ZnSO4 बनता है, प्लस H2 गैस ये निकल जाती है। ठीक है, सो ये रिएक्शन होती है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट की भी होती है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। ये आपका अगर इसका डाइल्यूट HCl से करवाएं तो क्या निकलेगा, इसमें H2SO4 से भी करवा सकते हैं। ये दोनों बेसिकली मेटल की और एसिड की रिएक्शन है, जिसको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी समझेंगे कि क्या होती है। मेटल जब रिएक्ट करती है एसिड से तो यही गैस निकलती है। ठीक है, सो Na2CO3 प्लस HCl ये क्या बना, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, प्लस CO2 गैस इसमें निकलेगी और वाटर बनेगी। ठीक है, इसको बैलेंस बाद में करें या अभी कर लें? चलो कर लेते हैं। यहां पर 2 सिखाऊंगा बाद में, अभी मैं कर देता हूं। ठीक है, आई थिंक ये हो गया। 3 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, 1 कार्बन। ठीक है, डन। ठीक है, सो ये 2 अपने एग्जांपल्स देखें जिसमें गैस निकलती है, एक में H2 गैस निकल रही है, एक में CO2 गैस निकल रही है, राइट। और यहां पर तो ये हीट भी बहुत होती है, राइट। इसमें क्या होगा, ये जो फ्लास्क है बहुत हार्ड लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और अगर हार्ड नहीं होगा तो ये टूट भी सकता है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दीज एक्टिविटीज। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लेते हैं, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट होते क्या है? प्रेसिपिटेट होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते हैं। मान लो आप पानी में कुछ डाल रहे हैं, उसमें छोटे छोटे टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो घुल नहीं रहे ना। इसी तरह से केमिकली जब रिएक्ट करते हैं, एक केमिकल दूसरे केमिकल में डला हुआ है और वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट है, उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। यहां पर अगर हम, जैसे ये येलो प्रेसिपिटेट्स है, ये लेड आयोडाइड के हैं। अगर हम पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका लेड आयोडाइड बनता है। क्या रिएक्शन बनेगी, पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है, PbNO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है, PbNO3 प्लस, यहां लिख देता हूं, Ki के साथ जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, PbI2 प्लस KNO3। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, फिर आप कहोगे कि बैलेंस नहीं किया। ठीक है, सो ये रिएक्शन है, और ये जो है PbI2, ये प्रेसिपिटेट्स हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स। PPT भी हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड, समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल इसमें दिया है, बेरियम क्लोराइड के अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, क्या बना,
बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 और क्या बनेगा, HCl निकलेगा। ठीक है, सो ये जो है प्रेसिपिटेट्स हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं ये। ठीक है, सो वाइट प्रेसिपिटेट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, राइट। सो लेट अस मूव नेक्स्ट। थर्ड क्या बताया हमने, चेंज इन कलर। अब कई बार कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम मैग्नेट है, सॉरी पोटाशियम परमैंगनेट है। पोटाशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पिंक होता है, पर्पल सा, पिंक सा, राइट। अगर उसमें हम सिट्रिक एसिड डाल दें, नींबू भी निचोड़ दें, आप कर सकते हो एक्टिविटी, पोटाशियम परमैंगनेट तो मिल जाता है आपको मार्केट से। पोटाशियम परमैंगनेट लाना, एक बीकर में डालना, पानी डालना या किसी भी कांच के बर्तन में डालना, पानी डाल देना, सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें नींबू की बूंदे डाल देना, आप देखोगे कि वो जो कलर है पोटाशियम परमैंगनेट का वो खत्म हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि यहां पर कलर चेंज हो गया, राइट। सो पोटाशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 होता है, आपको मालूम ही है। इसका कलर पिंक या पर्पल जो भी कह लो, उससे कलरलेस हो जाएगा अगर आप सिट्रिक एसिड डालते हैं। इसी तरह से पोटाशियम डाइक्रोमेट को ले लो। पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। इसके अंदर, इसके सॉल्यूशन में आप SO2 गैस डाल दो, राइट। तो इसका ऑरेंज होता है कलर, और यहां कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऑरेंज से ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये वाली रिएक्शन क्या लेकर आई अपने साथ, चेंज इन कलर। अब क्या बचा, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे। अभी हमने एक केस डिस्कस किया था, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम बीकर में डालते हैं और उसमें H2SO4 का सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स। अभी हमने किया था, हाइड्रोजन गैस निकली, जिंक सल्फेट बना, और अगर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, बट हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही। ठीक है, कोई भी एसिड डालो हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि H+ आयंस होते हैं एसिड में। सो यहां पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ उसमें बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, बीकर भी हीट अप हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, है ना, बिना हीट किए वो काम ही नहीं बनेगा उनका। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे टूटेगी नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होगा ना वो कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी वो एंडोथर्मिक, जो रिलीज करती है वो एक्सोथर्मिक। ओके, सो यही हमने यहां पर डिस्कस किया, जिंक ग्रेन्यूल्स का और एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकली, बट देयर इज आल्सो राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है जो आप सब लोगों ने देखा भी होगा, चूना है ना, चूना। व्हाइट वॉश करवाया कभी घर में, देखा होगा हर घर में व्हाइट वॉश तो होता ही है। उसमें क्या करते हैं, चूना लेते हैं, पाउडर होता है व्हाइट पाउडर, उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं और घोल बनाते हैं। और जब वो घोल बनता है वो बहुत गर्म हो जाता है, उसमें एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और फिर हम उसको व्हाइट वॉश कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी एक चीज नोट की है कि जब वो व्हाइट वॉश करते हैं तो बड़ा ही ऐसा लगता है, यार क्या ये गंदा सा कलर है, बड़ा डल सा कलर है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो बहुत ही ब्राइट चमकीला से जैसा हो जाता है ना। क्योंकि क्या होता है, शुरू में पहले रिएक्शन कुछ और होती है, दूसरी रिएक्शन कुछ और होती है। पहली रिएक्शन को पहले समझते हैं। CaO, ये है आपका क्विक लाइम, जिसको आप चूना कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको आपने पानी में ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और ये है जिसको हम व्हाइट वॉश करते हैं, इससे हमने व्हाइट वॉश की, इसके साथ साथ खूब सारी हीट भी निकलती है। तो ये क्या है, ये दोनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है,
और अभी जो मैं बता रहा था कि वो चमक क्यों आ जाती है, अब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक्ट लाइम है ये दीवार पे लगा हुआ है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है धीरे धीरे 2-3 दिन, और रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही वो चमक लेकर आता है। ठीक है, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे जो बीकर का जो सतह है, नीचे वाला पार्ट है, वो ठंडा हो जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, राइट। ठीक है, इसको भी अब करना पड़ेगा क्या, चलो कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इसको अगर हम 2 करें तो 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 8 हाइड्रोजन होगी, 8 और 10 हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कर दो। अब आई थिंक हो गई है, राइट। नाउ इट इज बैलेंस्ड। सिखाऊंगा बैलेंस करना भी, सब्र रखो। ठीक है, राइट। सो ये वाली फॉल इन टेम्परेचर था, तो क्या थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। यहां पर डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, जो मैंने अभी आपको बताई। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किसी भी फॉर्म में, हीट में या लाइट में, वो एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक कौन सी है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, क्लियर, चेंज कर दूं आगे। और 5वां है चेंज इन स्टेट। कई बार रिएक्शन होने के बाद स्टेट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होता है, पिघल जाती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाती है, प्लस गैस भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वैक्स है क्या, वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पता है, ये 4th चैप्टर है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो H और C स्पेशली इनसे बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। सो CXHY ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो वैक्स इसी फॉर्म में होता है, नॉर्मली होता है CXH2X+2, जिसको हम एल्केन भी बोलते हैं, और X की वैल्यू 12 से 32 के बीच में हो सकती है। एक जनरल है, आपको याद करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली इतना ही रखो कि वैक्स जो है हाइड्रोकार्बन है, और जब ये जलेगी तो क्या होगा, जैसे फ्यूल जलता है, तो CXHY ये जब जलेगा एयर से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2, यही है। अब इसको भी बैलेंस कर लो, ये CX है तो ये भी X हो गया, हाइड्रोजन Y है तो ये भी Y हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है इसको करना। ऐसे नहीं करेंगे इसको, CO2 प्लस H2O कैसे बैलेंस होगा, अगर कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, मान लो मैंने हाइड्रोजन को कर दिया, कार्बन को कर दिया X, तो कार्बन तो हो गई पूरी, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2X इधर, और हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ Y है, सो इसको मैं Y/2 कर देता हूँ, तो 2X प्लस Y/2 ऑक्सीजन हो गई, और ये 2 है, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ऑक्सीजन कितनी आ गई यहाँ पर, X प्लस Y/4, ये हो गई बैलेंस। ठीक है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होल नंबर में भी आ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं उसको, 4CXHY प्लस, साथ साथ आपको बैलेंसिंग सिखा ही रहा हूं मैं, समझ लो आगे इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल सी चीज हो गई, बट कोई बात नहीं, समझ लो। ठीक है, 4Y दोनों तरफ हाइड्रोजन है, 4X दोनों तरफ कार्बन है, और 8X प्लस 2Y ऑक्सीजन है, हो गए, बैलेंस हो गई। ठीक है,
बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों तरफ के एटम्स को बराबर करना है। ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे करवा दी आपको। ओके, सो यहां तक हमारी केमिकल रिएक्शंस थी। अभी तक हमने यही समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने बात की। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, राइट, एंड देन चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हम ये सब चीज लिख रहे थे, अभी तक हम ये लिख रहे हैं, अभी हमने लिखा, ये सब चीजें लिख रहे हैं, इक्वेशंस लिख रहे हैं ना, ये केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं हर जगह पर हम। वी आर राइटिंग ऑल केमिकल इक्वेशंस है, ये भी केमिकल इक्वेशन है, ये भी केमिकल इक्वेशन है। तो ये होती क्या है केमिकल इक्वेशन, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या है। सो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। यही हुआ ना, ये केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक तो सिंबल से कर सकते हैं, एक हम इनके नामकरण से कर सकते हैं, नाम से लिख सकते हैं, उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, अगर हमने ऐसे लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, दिस इज वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स की फॉर्म में है, राइट। और ये क्या है, सिंबल्स की फॉर्म में है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो डिफाइन कैसे करोगे, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यही है, इतना सा काम है, ठीक है। अब इसी को ही थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं केमिकल इक्वेशन को। अब आती है बात बैलेंस करने की, आ गए हम बैलेंसिंग पर। भाई केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना है। अब मैं कहूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है गर्म होकर, हीट करने पर। मैग्नीशियम को जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन से एयर लेता है, सॉरी एयर से ऑक्सीजन लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे हमने पहले किया था मैग्नीशियम रिबन का, वही तो एग्जांपल है। तो यहां पर क्या हुआ, Mg प्लस O2, यहां बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। और मास इज ए मेजर ऑफ मैटर। तो यहां पर जो मास रिएक्टेंट्स का होगा वही प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा, राइट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर कब होगा, जब सेम एटम्स इधर होंगे सेम एटम्स उधर होंगे, तभी तो मास बराबर होगा। अब यहां पर हम देखते हैं मैग्नीशियम का कितना एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पर मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। ये तो ठीक है, बट यहां गड़बड़ी होगी। अब यहां गड़बड़ है तो ठीक करना पड़ेगा भैया। तो ऑक्सीजन के यहां 2 है तो यहां 2 बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम यहां 2 बनाते हैं तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, MgO के फॉर्मूले में छेड़खानी नहीं करनी है। MgO का फॉर्मूला MgO रहेगा, आप कहो कि मैं MgO2 कर दूं, नो, वो नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगर ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा, या Mg के पैर में लगा दो 2 3 वटएवर, ये गलत है, इनको नहीं छेड़ना है। आपको सिर्फ यहां पर यहां पर यहां पर इन्हीं चीजों को चेंज कर सकते हो आप किसी भी होल नंबर से, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट बाद में उसको होल नंबर में चेंज कर दो, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं 2 कर देता हूं तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरा क्या बना, 2 ऑक्सीजन बना, बट यहां मेरा मैग्नीशियम हिल गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। भाई इसको पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 ही ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहां पर ये 2 ऑक्सीजन तो ठीक है, पर मैग्नीशियम 1 रह गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दूं, अब ये बराबर हो गया। अब यहां भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस। और बैलेंसिंग एक्चुअली हीट एंड ट्रायल से ही करनी है, आपको इधर उधर करके देखना पड़ेगा, है ना। इसके आयनिक कुछ रिएक्शंस में आप वैलेंसीज से भी निकाल सकते हो, बट वो अभी आपके स्कोप में नहीं है। अभी आप हीट एंड ट्रायल से करें, सिंपल आएंगी आपकी इक्वेशंस। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इजीली आप इसे कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। अब मान लो H2 प्लस O2 H2O बनाता है। अब यहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं,
ऑक्सीजन के कितने हैं, या रिएक्ट ऐसे लिख लिया करो, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, ये टेबल बन गई आपकी। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है यहाँ पर रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ भी पिछली बार की तरह वाली मारा मारी है एमजीओ वाली कि भाई 1 में चेंज है। देखो जहां पर 2 मिलकर 1 बनाते हैं ना, वो बड़ा आसान होता है, उसमें आप 1 को चेंज करो, और 1 क्योंकि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है तो वो आराम से चेंज हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर भी 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे तो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। यहाँ पर वही काम करना है, इसको मैं क्या करूं, इसको मैं काट के 2 कर दूं, बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पर भी मुझे 4 करना पड़ेगा, इसको 2 कर देता हूं, होगी बैलेंसिंग, दोनों तरफ हाइड्रोजन के 4 4, ऑक्सीजन के 2 2। क्लियर, ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लें, चलो। मीथेन है, नेचुरल गैस है, ये मीथेन होती है, ये भी आप पढ़ोगे 4th चैप्टर में। मीथेन, इसे हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये CO2 प्लस H2O, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये फ्यूल है, कोई भी फ्यूल की बर्निंग है, फ्यूल की बर्निंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये हमेशा मानकर समझो, ठीक है। ओके, सो यहां पर अब वैसे ही बना लेते हैं टेबल, जगह इधर बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, दिख रहा है आपको, ओके। ऑक्सीजन कितना है 2, रिएक्टेंट साइड हो गया। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पर 1, यहां पर 3, और हाइड्रोजन कितना है 2। अब ऑक्सीजन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, हाइड्रोजन ने भी कर दी, हाइड्रोजन को 4 बना देते हैं, यहां पर 2 कर दूं तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहां पर मेरा ऑक्सीजन भी 4 बन गया। अब देखो 4 और 2, 2 का मल्टीपल ही तो है। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, सिंपल, ठीक है, हो गई, श्योर, यस, ठीक है। अब यहां पर बैलेंस तो कर दी हमने, तो केमिकल इक्वेशन पे ही कर रहे हैं हम। केमिकल इक्वेशन को पहले हमने लिखा सिंपल सिंबल्स की फॉर्म में, फिर दोनों तरफ के एटम्स को हमने बराबर किया, और अब क्या किया, फिर हमने क्या किया है, अब हम कह रहे हैं उसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं भाई, आपने देखा कार्बन को जलाते हैं जब, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन फ्यूल है, इसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 बना। कार्बन क्या है, कार्बन तो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है। तो अगर हम ये स्पेसिफाई कर दें कि भाई इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई अच्छा है ना। फिर तो अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो और अच्छे से पता लगेगा कि रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। भाई जितना हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, हमारे लिए हमें उतनी ही क्लैरिटी होती जाएगी कि ये रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो एक तो फिजिकल स्टेट हो गई, दूसरा हीट चेंजेस। भाई ये क्या होगा, कार्बन फ्यूल है, फ्यूल जब जल रहा है तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो दूसरा हम हीट लिख दें, हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, तो प्लस यहां पर प्लस हीट हो जाएगी एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बताता हूं आपको, N2 प्लस O2, ये NO बनाती है, 2NO, ठीक है। लेकिन इसको जब तक 3000 डिग्री सेल्सियस तक एनर्जी ना मिले तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? पहली बात तो एंडोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें हम यहां लिखेंगे कि भैया हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशंस भी है रिएक्शंस की कंडीशन। कुछ रिएक्शंस आपकी किसी कैटलिस्ट की
प्रेजेंस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल KClO3, इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, हीट करेंगे, ये होगा MnO2 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, KCl + O2 ये निकलेगा, राइट। तो ये कंडीशन हो गई। तो एक में हमने कंडीशन बता दी, एक राइट, फिर हीट चेंजेस आ गए, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहा हो चाहे वो रिलीज हो रहा हो, और तीसरा हमने फिजिकल स्टेट को चेंज करना बता दिया, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों चीजें जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिलेगी हमें केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी स्टेट हो सकती है? सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, और एक एक्वस हो सकती है। एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क है? लिक्विड तो सिंपल एक प्योर लिक्विड की फॉर्म में कोई चीज है, एक्वस मतलब वाटर के सॉल्यूशन में है। फॉर एग्जांपल H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो वो क्या है? वाटर में H2SO4 मिला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं यहां पर, ठीक है। पहला फिजिकल स्टेट का जो हमने अभी कर लिया, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। जिंक क्या है? अभी हमने देखा था जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे हमने कॉनिकल फ्लास्क में, तो व्हाट इज जिंक है? यस, जिंक इज सॉलिड, ग्रेन्यूल्स तो सॉलिड होते हैं। H2SO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन था, और ZnSO4 क्या था? ये एक्वस सॉल्यूशन में ही बना था, और ये गैस थी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूना को पानी में डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब उस सॉल्यूशन को जब हम दीवारों पे लगाते हैं 2-3 दिन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, वो वाली रिएक्शन ये है। तो ये गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ? ये एक्वस हो गया। CO3 क्या हो गया? ये आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, क्लियर। कंबस्शन ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें कोई क्वेश्चन? सो हीट चेंजेस को इंडिकेट करना है, वो भी हम बात कर चुके हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये हमने एग्जांपल कर ही लिया। यहाँ पे हमने स्टेट्स भी लिख दी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को हम ऐड करते जा रहे हैं जो हमने पीछे कर लिया है, ठीक है। ये मीथेन वाली जो मैंने आपको बताई थी वो भी अगेन यहीं पर आ गई। कंबशन ऑफ फूड, हाँ, तो मैंने आपको कहा था रेस्पिरेशन वाली बात, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्या होगा बताइए? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। होता क्या है? अच्छा देखो, चलो मैं समझाता हूं। हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए, और वो कार्बोहाइड्रेट्स अंदर ब्रेक डाउन होंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज क्या करेगा? सेल से ऑक्सीजन लेगा, सेल से जब ऑक्सीजन लेगा तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यानी कि ये कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये एनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने काम करने में, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज होती है जो हम वॉलंटरी करते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, कुछ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, जैसे सांस लेना अपने आप चलता रहता है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चलते रहते हैं वो हमारे इनवॉलंटरी है, ठीक है। और जो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, दौड़ना, खाना, खेलना, कूदना, जो भी है ना, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सब हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज है, ठीक। तो उन सब एक्टिविटीज में तो एनर्जी यूज होगी ना, तो कहाँ से आएगी वो एनर्जी? खाने से आएगी, और ये रिएक्शन है उसकी, ठीक। सो दिस इज कंबशन ऑफ फूड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी मैंने बताई थी। N2 + O2 हीट देंगे, मैंने कितना बताया था? 3000 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक डाउन करना है तो हीट देनी पड़ेगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, राइट, इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के हैं।
फोटोसिंथेसिस जो अभी हमने बात की यहां पर, ये हमने ग्लूकोज वाली बात की, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, राइट। सो क्या रिएक्शन बन जाएगी, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। प्लांट्स यही करते हैं ना, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सेम रिएक्शन है, देखो जो यहां पर थी वही यहां पर है, ठीक है, ठीक है। स्टेट्स भी इनकी लिख दी। सो ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैस है। बैलेंसिंग कर लो, कार्बन 6 यहां पर 6, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग करो। चलो अलग से करते हैं इसकी बैलेंसिंग, थोड़ा सीख समझते हैं इसको। क्या रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रही है। ये गैस है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड में आएगा, एक्वस सॉल्यूशन तो वाटर का नहीं होता, वाटर जब भी होगा लिक्विड या वेपर फॉर्म में होगा, या आइस होगी तो सॉलिड में। ओके, सो यहां पर लिख लो रिएक्टेंट्स, यहां पर लिख लो प्रोडक्ट्स। क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यही है। यहां पर कितना है, प्रोडक्ट में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 8 है, ठीक है। तो कार्बन 6 इधर और यहां पर 1, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो गया। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 6। अब लेकिन इसको 6 लिखने से मेरी क्या इक्वेशन चेंज हो गई, ऑक्सीजन मेरी अब 3 की बजाय 13 हो गई, राइट, है ना। तो अब क्या करूं मैं, चलो देखते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन मेरी 12 है, यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ये भी बराबर। तो मेरा कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो गए, लेकिन ये करने में अब मेरी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 यहां पर, 12 यहां पर, 18, ऑक्सीजन मेरी 18 हो गई, ठीक है। और यहां पर मेरी कितनी है, 8, 10 और चाहिए मुझे। कहां मैं ऐड कर दूं, ऑक्सीजन अकेला है, इसमें मैं चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हिलेंगे नहीं अगर मैं इसको चेंज करता हूं। तो इसमें 10 और ऐड करना है, यानी कि 6 कर देता हूं, तो ये भी 12 हो गई, 12 प्लस 6 18 हो गई, तो ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा, क्लियर। चलिए, अब हमने फिजिकल स्टेट की बात कर ली, हमने हीट चेंजेस की बात कर ली, और तीसरी चीज जो इंफॉर्मेशन ज्यादा देती है या इक्वेशन को बहुत इंफॉर्मेटिव बनाती है, वो है कंडीशंस। जैसे मैंने अभी बताया था, KClO3 में क्या होगा, KClO3 में MnO2 की प्रेजेंस में इसको हीट करना होगा, ठीक है। ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर आपका ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम मिथेनॉल कहते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग इसी प्रोसेस से होती है। इसमें 300 डिग्री सेल्सियस कंडीशन क्या होगी, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये ZNO प्लस CrO3 के प्रेजेंस में होगी, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर अब ये इक्वेशन पूरी हो गई, इसमें आपके फिजिकल स्टेट्स भी आ गई, इसमें आपकी कंडीशन भी आ गई, ठीक है, राइट, और इसमें आपका टेम्परेचर का भी आ गया। ये वाली तो हमने अभी की थी, ये गैस यहां पर आ गया, यहां नहीं है, यहां पर है, ठीक है, यहां से हटा दो इसको। ओके, सो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक कंडीशन ये हो गई, स्टेट्स सब में दी हुई है, दूसरी ये हो गई, तीसरी अभी हमने बात की थी क्लोरो
क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन जब पूरी तरह से लिखना है तो ये तीनों चीजें ऐड करके, यानी कि फिजिकल स्टेट्स, टेम्परेचर चेंजेस और ये वाली जो कि है आपकी कंडीशंस, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तब आपकी इक्वेशन पूरी तरह से सही लिखी जाएगी। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशंस थी। अब हम आगे बात करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशंस कितनी तरह की होती है। अलग अलग तरह की केमिकल इक्वेशंस, है ना। जैसे हमने एक डिकम्पोजिशन कही थी, एक कोई कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो लेट अस सी कितनी तरह की। मोटा मोटा हम 5 तरह की इस इक्वेशंस को पढ़ेंगे। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और पांचवी रेडॉक्स रिएक्शंस है जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है। इनको एक एक करके समझते हैं। अच्छा, उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन भी आ गया, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड, विच इज दिस। भाई आयरन का आपने क्या देखा अभी तक, आयरन 2 ऑक्साइड होता है। आयरन 2 ऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसमें 2 वैलेंसी होती है। आयरन 3 ऑक्साइड क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। अब ये क्या वाला है F2O3, ये बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर है। सो FeO प्लस Fe2O3, इस इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं Fe3O4। दिस इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपको एक एक्स्ट्रा अलग से इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए अब इसको देखते हैं। हीटेड आयरन मेटल, आयरन है, सॉलिड है भाई, इसने कहा है कि भाई स्टेट सिंबल्स भी दो, तो सॉलिड है, हालांकि देने चाहिए जब भी आप रिएक्शन लिखो। स्टीम के साथ कर रहा है तो H2O क्या है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, H2O जब लिक्विड फॉर्म में है तो L आएगा, सॉलिड फॉर्म में है तो S आएगा और गैस की फॉर्म में है तो G आएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। ये गैस हो गई, ये सॉलिड हो गया। चलिए अब वही टेबल बना लेते हैं। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, क्या क्या इन्वॉल्व है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन रिएक्टेंट में 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यहां पर आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। बताओ अब कैसे करेंगे, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आयरन 3 यहां पर है, आयरन 1 यहां पर है, तो यहां पर तो इसको 3 कर देते हैं सीधा, क्योंकि आयरन वैसे भी अकेला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे कोई बैलेंसिंग, आयरन के को बैलेंस करने से किसी और की बैलेंसिंग खराब हुई है क्या, नहीं हुई है। तो इसको हमने क्या किया, 3। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई और चीज अभी हिली नहीं है। चलिए अब क्या करें, अब यहां पर हाइड्रोजन तो बराबर है, 2 है, 2 इधर है, ऑक्सीजन 4 है। अब मैं ऑक्सीजन को हिलाता हूं तो हाइड्रोजन भी हिलेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन अकेला है, मैं इसको टैकल कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन को हिला देता हूं, यहां पर क्या कर देता हूं, 4 कर देता हूं। 4 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। इसको करने से मेरा हाइड्रोजन हिल गया, 2 की जगह 8 बन गया। कोई बात नहीं, मैं यहां पर 4 कर दूंगा, ये 8 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, बन गई, हो गई, बैलेंसिंग हो गई, स्टेट्स लिख दी। आई थिंक अब बैलेंसिंग में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक वगैरह इतने एग्जांपल्स मैंने जानबूझ के इसमें इसीलिए रखे हैं इन स्लाइड्स में, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और आगे पता है क्या, इसमें एग्जांपल्स में कलर्स भी होंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसका कलर क्या है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भैया फला ने फला से रिएक्ट किया, ए ने बी से रिएक्ट किया और सी बना, सी का कलर ये था, ठीक है।
वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था या नहीं था, वटेवर, फिर गैस निकली, ये वाला गैस निकली, तो वहां से आपको गैस करना पड़ेगा। अच्छा गैस निकली और वो गैस की कैरेक्टरिस्टिक दी होगी, भैया वो गैस जो है जलने में मदद करती है, जी पता लग गया ऑक्सीजन है। या वो गैस जब उसके पास बर्निंग चीज लेकर जाए तो क्या बनता है, तो क्या होता है उसमें पॉप की साउंड आती है, अरे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, राइट। लाइम वाटर उसमें मिलाया, अगर उस गैस को लाइम वाटर में मिक्स किया जाता है तो मिल्की हो जाता है, अरे CO2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा एक चीज निकल गई। फिर जो प्रेसिपिटेट है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट है, तो किसके हो सकता है, जैसे हमने बात किया था लेड का हो सकता है, लेड आयोडाइड हो सकता है उसमें, जो अभी हमने येलो प्रेसिपिटेट की बात की थी। और भी येलो और भी हो सकता है, जरूरी नहीं लेड आयोडाइड ही हो, है ना, पर लेड मोस्ट प्रोबेबली लेड के होंगे, लेड के कुछ कंपाउंड जो है येलो होते हैं, तो आपको, और कुछ कलरलेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो आपको वो सारी चीजें देखना पड़ेगा कि क्या है, देन आप उस क्वेश्चन को बड़ा आराम से कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये हम करेंगे सेकंड, ये जो कलर वलर वाले और ये क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, एक और सेशन में लूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं एनसीईआरटी की बुक्स की प्रॉब्लम भी लूंगा, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स भी लूंगा, ठीक है। और फिर हम एक थर्ड सेशन भी करेंगे सेम इसका, क्वेश्चंस का, जो मैं हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, राइट। चलो, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको 5 टाइप्स बताई हैं, तो पहली चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे। कौन सी रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन, नाम से ही क्लियर है, उससे तो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाती है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फ्यूल का जो बर्निंग होता है, जैसे कार्बन का हुआ C+O2, क्या बनाया, CO2, दो मिलकर एक बना दिया, C और O2 ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया CO2, H2 और O2 ने मिलकर क्या बना दिया, H2O। तो ये कौन सी रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चूने वाली मैंने बताई थी, CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस, क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम बना, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, पानी की प्रेजेंस, दो ने मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है, राइट। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड वाला, फिर से आ गया एग्जांपल। ये एग्जांपल्स आते रहेंगे आपके पास, बार बार आप देखोगे तो ये आपको पक्के होते जाएंगे। सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डाल दिए हुए आपके लिए, जैसे मैंने अभी बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। आयरन पाउडर को जब सल्फर के साथ हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि क्या से क्या बनता है। फिर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमने कर चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन को, जो पहली एक्टिविटी जो हमने कही थी, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, डैजलिंग व्हाइट पाउडर। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये भी हमने अभी कर ली है। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में क्लियर हो गया कि जब दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, वो क्या होगा, वो बिल्कुल इसका उल्टा। भाई जब एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेट अस सी CaCO3 की जैसे मैंने बताई थी, राइट। सो दोज केमिकल रिएक्शंस in which one substance is broken into more than one or two simpler substances are called as decomposition reaction। जैसे हमने क्या किया था, CaCO3 को हीट देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट देंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ और। हाँ अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने हीट देकर किया, ये कौन सी थी, हीट देकर दिया, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, राइट। स्टेट्स भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है। वाटर को अगर आपको डिकम्पोज करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर H2+O2 बनेगा, ठीक है। तीसरा होता है लाइट से, लाइट
मान लो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं इन एग्जांपल्स को आगे। ठीक है, पर आपको समझाने के लिए 3 केसेस बता दिए। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जहां हीट देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक जहां पे करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है, और सनलाइट के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये इसलिए ध्यान से समझिए। ये 3 तरह की डिकम्पोजिशन जो हमने अभी बात की। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं चैट में अगर कोई क्वेश्चन है आपका। 1 बाय 1 जाते हैं। सेम चीज, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने अभी बात की, वही रिएक्शन। लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पोटाशियम क्लोरेट को अगर हमने हीट किया MnO2 की प्रेजेंस में, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन वाली केस में भी ये रिएक्शन देखी थी, तो एक पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। तो ये ब्रेक डाउन हो गया हीट से। ये दोनों रिएक्शन किससे हो रही है, हीट से हो रही है। हीट करने से, दैट मीन्स ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम वाटर का देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपका, उसमें पूरा एक्सप्लेन करना वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फेरस सल्फेट जब ब्रेक डाउन होता है हीट से, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। फेरस ऑक्साइड जो है उसका कलर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीन। ये ध्यान से समझिए इस बात को जो मैं बता रहा हूं। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन नहीं होता है। फिर मैंने ग्रीन क्यों लिखा, देखो यहां पर ये मैंने क्या लिखा है, ये क्रिस्टल है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल क्या होता है, Fe SO4.7H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, आई थिंक आपके थर्ड मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, थर्ड चैप्टर में। सो जब ये हीट करते हैं तो पहले ये वाटर निकल जाता है। जब ये वाटर निकल जाता है तो उसका ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक कलरलेस कह लो, व्हाइट कह लो, व्हाटएवर यू कैन से, तो कलर खत्म हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये FeSO4 हीट होगा और Fe2O3 बनेगा, विच इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। FeSO4 के क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर क्या होता है, वो ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल क्या होता है, CuSO4.5H2O। इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, राइट। सो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हो गया आपका। अब यहां पर आप ये ध्यान रखें, फेरिक ऑक्साइड जो होगा उसका कलर ब्राउन होगा, और सल्फर ऑक्साइड गैस की स्मेल कैसी होगी, बर्निंग सल्फर के जैसी। अगर कहें क्वेश्चन में आ गया कि बर्निंग सल्फर के जैसी स्मेल है, तो वो सल्फर ऑक्साइड गैस हो सकती है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, कलरलेस होता है। ये सारे ये कलर्स याद होने चाहिए आप सब लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। जब इसको हीट करेंगे तो लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, विच इज येलो इन कलर। अब देखो येलो कौन कौन से हुए, लेड मोनोऑक्साइड जो भी हमने बात की, PbO, और लेड आयोडाइड जो क्रिस्टल बने थे व्हाइट, प्रेसिपिटेट्स बने थे व्हाइट, वो भी आपके येलो थे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। ठीक है, तो गैसेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अब उसको अगर लाइम वाटर में डालेंगे तो मिल्की कलर बन जाएगा। तो ये सब याद होने चाहिए आपको, राइट। SO2 बर्निंग सल्फर की स्मेल होगी, राइट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन होगा। ठीक है, लेड आयोडाइड येलो होगा, लेड ऑक्साइड मोनोऑक्साइड येलो होगा, लेड नाइट्रेट कलरलेस होगा। ठीक है, अभी तक इतने आगे, जितने आगे मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है जी, बट यहां पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे थे, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन जो होता है, एक प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में बाय हीटिंग। ठीक है, इसीलिए हीट से ही थर्मल उसका नाम आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर
के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है वाटर का, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से सोडियम सॉल्यूशन, ये जब सोडियम सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, तो सोडियम सॉल्यूशन जो है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हमने लिया, मोल्टन इसीलिए लिखा है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। सो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम मेटल मिलती है हमें और क्लोरीन गैस मिलती है। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शंस हैं, ये देखो आपको सोडियम मेटल मिल रही है, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इन रिएक्शंस का यूज होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, इलेक्ट्रोलिसिस का। सो ये भी आप मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ोगे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका इलेक्ट्रोलिसिस भी है, राइट। सो ये यूजेस में भी आ जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि इसको यूज किया जा सकता है वाटर के मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, आप कैसे करोगे, आप एक बोतल लोगे, ये एक बोतल है, इस तरह से कोई बोतल है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कट कर दोगे, इस बोतल को क्या करना है, कट करना है, नीचे वाला हिस्सा खत्म, ठीक है। अब इसको उलट दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो कैसे होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके मुंह पर कॉर्क लगा दो, कॉर्क से बंद कर दो, ठीक है। अभी हवा में लटक रही है, हवा में तो लटकने नहीं दे सकते हम, तो यहां पर इसके लिए एक स्टैंड लगाएंगे हम, ये क्लैंप है, और क्लैंप्स को यहां पर हमने ये एक स्टैंड हो गया, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, क्लियर। अब इसमें हम दो होल करेंगे और उसमें दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, बेसिकली ग्रेफाइट के रोड्स हैं ये, ठीक है, ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए ना। अब इसमें हम पानी भर देंगे, पूरा नहीं भरना, ऊपर थोड़ा छोड़ देना है, 60 70 75% तक कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ये वाटर आ गया, वाटर, और इसमें हम थोड़ा डाल देंगे, ऐड कर देंगे H2SO4 की ड्रॉप्स। H2SO4 ऐड करने से क्या होगा, H2SO4 क्या देगा, H+ आयंस देगा, H+ आयंस से क्या होगा, कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी, यानी कि प्रोसेस अच्छे से होगी, क्या होगा, कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको हम एक बैटरी से, ये तार ले ली और यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो नेगेटिव जो है वो क्या बना, वो हो गया कैथोड, और पॉजिटिव जो है वो बन गया एनोड। एनोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पता है ना, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। क्यों, ये याद रखना, कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, तो जिसकी तरफ जाएंगे वो कैथोड, कैटायंस जिसकी तरफ जाएंगे वो कैथोड, एनायंस क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो ये एनोड हो गया। ये याद करने का तरीका आप ये याद रख लेना, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये जस्ट आपको याद करने के लिए बता दिया, ठीक है। ये आपने बैटरी लगा दी। अब आपने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब्स ली और उसमें पानी भर दिया, और मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको पानी भर के और थंब से ऐसे ऊपर प्रेस कर दिया। अब पानी जब उल्टा, इसको उल्टा करना है तो पानी नहीं निकलेगा ना, तो ध्यान से इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देना है, इस तरह से। एक और लेनी है, उसको भी लगा देना है, ठीक है, राइट। अब ये पानी से भरी हुई है पूरी, कुछ और बचा हमारा,
मेरे ख्याल से हो गया सेटअप, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हमने यहां बैटरी से जब करंट पास किया तो क्या होगा, यहां पर स्विच भी लगा दो, एक यहां पर एक स्विच लगा दो, ठीक है। इसको हमने ऑन कर दिया, जब ऑन किया तो करंट पास होगा, करंट पास होगा तो क्या होगा, करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक डाउन होगा। वाटर जो है इसमें क्या है, H2SO4, यही है। H2SO4 किसके लिए, H+ आयंस के लिए। तो कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, हाफ रिएक्शंस बोलते हैं इन्हें। कैथोड पर क्या होगा, H+ आयंस कहां जाएंगे, कैथोड नेगेटिव है तो H+ आयंस कहां जाएंगे, कैथोड पर। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, H+ आयन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएंगे, H2, बैलेंस कर दो, दो है हाइड्रोजन, दो यहां पर आ गया, अब यहां दो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो दो नेगेटिव चार्ज, बैलेंस करने के लिए क्या बन गया, ये रिएक्शन होगी। ये हाफ रिएक्शंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शंस। कैथोड की हाफ रिएक्शन और एनोड की हाफ रिएक्शन, ठीक है। सो अब एनोड की बात कर लेते हैं, जो हाफ रिएक्शन है। सो कैथोड पर हाफ रिएक्शन हो गई, ऐसे एनोड पर क्या हाफ रिएक्शन होगी, यहां पर H2O है वो ब्रेक डाउन होगा O2 में, प्लस H+ आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करो भाई। H2 कितने हैं, दो हैं, यहां पर दो कर दो, दो अगर यहां पॉजिटिव हो गए तो दो नेगेटिव, बैलेंस करना है क्योंकि न्यूट्रल है भैया, है ना। ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ दो है, आधा कर दो या फिर सबको दो से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाटएवर। अब क्या करो, क्योंकि ये दोनों हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है एनोड की और ये कैथोड की, दोनों को हाफ और हाफ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, फुल बन जाएगा। तो फुल रिएक्शन बना देते हैं, क्या बन गया, H2O प्लस 2H प्लस 2E, ठीक है, ये तीन है इधर, इधर क्या है, H2 प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2E, ठीक है, यही है। अब ये 2E 2H प्लस तो यहां से कट गया, तो बचा क्या यहां पर, ये जो बचा H2O H2 प्लस हाफ O2, या दो से मल्टीप्लाई कर दो तो 2H2O और 2H2 प्लस O2, यही तो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस की, यही है ना भाई, 2H2O 2H2 प्लस O2, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, ये इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन होगी। ये पूरा इस तरह से आप एग्जांपल को समझाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब यहां पर गैस निकलनी शुरू होगी तो इसका पानी जो है, पानी का लेवल जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कहां, ऊपर यहां गैस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या कलेक्ट हो रही है, आप देख रहे हो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो रही है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस हो रही है। क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा या दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा, यहां से देखो, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के हैं, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, बिकॉज यहां दो है, इसका कोएफिशिएंट एक है ना। तो यानी कि ये दो वॉल्यूम में आएगी तो ये एक वॉल्यूम में आएगी, यानी कि 2:1 की रेशो में होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। और फिर चेक कैसे करोगे कि भाई वाकई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, बर्निंग कैंडल, जब आप यहां पर लेकर जाओगे तो पॉप अप साउंड के साथ, पॉप की साउंड के साथ वो जलना शुरू कर देगी, दैट मीन्स हाइड्रोजन है। यहां पर लेकर जाओगे तो वो और ज्यादा जोर से, मतलब और ज्यादा जलना शुरू कर देगी, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि कहां पर ऑक्सीजन आ रही है, कहां पर हाइड्रोजन आ रही है। जब टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैथोड पर हाइड्रोजन है, एनोड पर ऑक्सीजन है। यही मैंने यहां पर आपको पूरा दिखा दिया है, सेम चीज, ये सेटअप है, राइट। और ये हाफ रिएक्शंस है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये अभी हम करेंगे, 5th उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस में करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं उससे, लेकिन बहुत ईजी चीज है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देख लीजिए, ये सेटअप है, ये बढ़िया वाला सेटअप है, मैंने आपको
अपने हाथ से बना के दिखाया, ये आपकी बुक का है, ये बुक में आपको अच्छा सा बनाया हुआ है। सो दिस इज द सेम थिंग विच वी डिस्कस्ड, ठीक है। ओके, चलिए अब डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी आ जाती है। मैंने आपको अभी बताया था सिल्वर ब्रोमाइड को लो, वो अगर धूप में पड़ा रहे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, ठीक है। या सिल्वर क्लोराइड को ले लो, वो भी सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। लेकिन जब सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर बन गई, तो वो कौन सा हो गया, वो थोड़ा ग्रेइश हो गया ना, सिल्वर थोड़ा ग्रेइश होता है, ठीक है। और क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन, ये ध्यान रखना है। क्लोरीन गैस का कलर होता है येलोइश ग्रीन और ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन, राइट, ठीक है। तो यहां आपको देख भी पाएंगे, ये आपका व्हाइट है दोनों, और जब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ, सिल्वर ग्रेइश व्हाइट है और क्लोरीन येलोइश ग्रीन गैस और ब्रोमीन रेड ब्राउन गैस, ठीक है। तो ये है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। क्लियर, आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर, बस उससे पहले डिकम्पोजिशन के क्या क्या यूजेस है। एक तो मैंने बताया था सोडियम मेटल के केस में, जब सोडियम क्लोराइड था जो ब्राइन सॉल्यूशन, उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन निकलता है सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और जो अभी हमने बात की सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड वाली, जब उसका ब्रेकडाउन होता है लाइट से, तो उसको हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, ठीक है, राइट। और डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, इसमें भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो हमने बात की अभी, ये वाली सेम, ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है, ओके। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में और डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारे फूड जो होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है तो डिकम्पोज होता है, ठीक है। सो ये यूजेस हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स है मान लो, उसमें से एक रिएक्टेंट क्या करता है, दूसरे वाले रिएक्टेंट के किसी एक एलिमेंट को हटा देता है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ये वैसा हुआ, मान लो आप किसी के घर में गए और उसको वहां से निकाला और उसके घर में घुस गए, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन आप किसी के घर में घुस गए तो आप उसको घर से निकाल कब पाएंगे, जब आप ज्यादा पावरफुल होंगे, यस और नो। तो यहां पर क्या है, जब ये एलिमेंट जो होगा या वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहां पर पावरफुल मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको हटा सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा कलर बताया था मैंने कॉपर सल्फेट का, बताओ कौन सा कलर बताया था मैंने कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर। और कॉपर सल्फेट का क्या था, CuSO4.5H2O, ठीक है। सो ब्लू सॉल्यूशन होता है। जिंक सिल्वरी व्हाइट है। अब क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये भी हम रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में मेटल वाले में, तो कॉपर जो है बेसिकली सब काफी लेस रिएक्टिव होता है। कॉपर से नीचे आपके सिर्फ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। और ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं सारे, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यानी कि ये स्टेबल है, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तभी तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये आपको एज सच मिल जाते हैं, उसमें लाइक कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलते, नेचर में आपको प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं, ठीक है। बट लेकिन ऊपर वाले जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। चलो, सो यहां पर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element and takes its place are called as displacement reaction। और एग्जांपल हमने ये देख लिया, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब जिंक उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और कॉपर बच जाएगा। कॉपर का क्या कलर होता है, रेड ब्राउन। जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन। अब यहां पर अगर मान लो मोर रिएक्टिव होता है, मान लो सोडियम सल्फेट होता, सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव, मच मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो क्या जिंक उसको डिस्प्लेस कर पाता, नहीं कर पाता, ठीक है। ये ध्यान रखना,
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट और आयरन, अगेन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन इसको भगा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर। चलो एक कॉपर के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कॉपर डिस्प्लेस कर दे, है ये आ गया सिल्वर, बिकॉज मैंने क्या बताया था, कॉपर से नीचे सिल्वर है, सिल्वर से नीचे गोल्ड है, गोल्ड से नीचे प्लेटिनम है, तो कॉपर तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सिल्वर नाइट्रेट विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, कॉपर रेड ब्राउन है, तो यहां पर सिल्वर को ये भगा देगा और खुद आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर अलग से रह जाएगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट इज अगेन ब्लू सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखना। आयरन और HCl, अब यहां पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भगा देगा वो H2 गैस के रूप में और खुद फेरस क्लोराइड ग्रीनिश व्हाइट कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा, विच इज प्रेजेंट हियर एज एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। ये ग्रे होता है, ग्रीनिश व्हाइट आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह से फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ, अगेन यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो एल्यूमिनियम इसको हटा देगा और खुद जगह ले लेगा और आयरन को भगा देगा। ठीक है, राइट। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट था, इसमें तो जोरा जोरी थी भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक है भैया भाईचारे में, है ना। अब मान लो आप नोएडा में रहते हो, आपकी ट्रांसफर होगी गुड़गांव में, और गुड़गांव में एक है कोई, उसकी ट्रांसफर होगी नोएडा में। आप कहते हो यार तू मेरे घर में चला जा, मैं तेरे घर में चला जाता हूं, तो क्या हो गया, आपने उसको डिस्प्लेस करके अपने घर में ले आए और आप उसके घर में चले गए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर क्या है, जैसे PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, सेम एग्जाम्पल है जो हमने येलो प्रेसिपिटेट्स का किया था। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, जो ये पोटाशियम है ये क्या कहेगा लेड को, भैया मैं तेरी जगह आ जाता हूं, तू मेरी जगह आ जा। सो यहां पर PbI2 लेड आयोडाइड बन जाएगा और KNO3 का सॉल्यूशन आपका पोटाशियम नाइट्रेट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा इसलिए सॉलिड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां पर ये दोनों सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो उन्होंने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया। यहां पर क्या था, लेड आयंस थे और यहां पर क्या था, पोटाशियम आयंस थे। क्योंकि यहां पर 2 प्लस है, यहां पर सिंगल प्लस है, इसलिए यहां पर 2 लग गया है। यहां पर इस तरह से भी आप बैलेंस करने में सोच सकते हो, ये भी आपको हेल्प करेगा। जहां पर आयंस बनते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तो वहां आप ये इनकी आयंस के जरिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, उससे इजी हो जाएगा आपको बैलेंस करना। ठीक है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इसके कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, अब यहां पर हाइड्रोजन क्या है, इसकी जगह आ जाएगा H2SO4 बना देगा सॉल्यूशन, और कॉपर जो है सल्फाइड की जगह आ जाएगा, तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा। कॉपर सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स, कॉपर सल्फाइड ब्लैक होगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड भी ब्लैक होगा, बताता जा रहा हूं मैं आपको जो जो मुझे एकदम से याद आ रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सचेंज कर लेंगे, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, H और OH मिलकर वाटर बना देंगे, Na और Cl बनकर NaCl बना देंगे। अगेन ये भी हम कर चुके हैं, राइट। बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कलर्स जहां जहां हैं वो सब याद करते चलते जाएं। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब आ जाओ, अब दिल थाम कर बैठो, क्योंकि ये बहुत ध्यान से समझना है ये वाली चीज। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, वो आसान है। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। हाँ, डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा है कि जब आपको स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है उसमें, और 3 तरह की डिकम्पोजिशन होती है। लेकिन यहां पर ये बहुत ध्यान से समझो, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर, है ना। ऑक्सीडेशन का तो हमने
ऑक्स ले लिया और रिडक्शन का रेड ले लिया, सो रेडॉक्स रिएक्शन बन गई। इन रिएक्शंस में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको समझो, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, आपको उनको समझना है। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक चीज याद कर लो, दूसरा उसका ऑपोजिट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो दो मेन चीजें ये याद करके रखो, ऑक्सीजन जहां अटैच हो गया वो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जहां अटैच हो गया वो रिडक्शन। ऑक्सीजन जहां से निकल गया वो रिडक्शन, हाइड्रोजन जहां से निकल गया वो ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन सभी रिएक्शंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा ना, ऐसी रिएक्शंस तो भी होंगी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, हो सकती है ना। एक तो एग्जांपल वही है, Fe+S फेरस सल्फाइड बनता है, ये हमने किया था, है ना। इसमें कहीं नहीं है, कैसे करोगे इसमें, तो इसमें और भी रूल्स है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कैटायन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, सोडियम प्लस आयन बना और इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब ये कैटायन बनेगा तो ये ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो क्लोरीन नेगेटिव एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl बना दिया, ठीक है, गैस बनेगी तो दो ये लगा लो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीडेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, तीन तरह से कर लिए। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच्ड हो गया या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच हो गया तो उसको भी, उससे भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच हुआ तो रिडक्शन। इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है। चलो पहले मैं ये वाला समझा लेता हूं, पहले वाली स्लाइड पर आ जाते हैं, एक बार डेफिनेशन इसकी अच्छे से देख लेते हैं। Those chemical reactions in which two reactants are involved in exchange of electrons and change their oxidation states are called as redox reactions। यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, CuO प्लस H2, कॉपर प्लस H2O, ये बन रहा है। अब आप देखो जो भी रूल मैंने बताया, कॉपर ऑक्साइड से यहां क्या बना, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसका ऑक्सीजन को छीन लिया। तो यहां पर ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ व्हाट, कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये देखना है। और वैसे भी देखा जाए कॉपर क्या है, यहां पर इसमें 2+ आयंस है और यहां पर क्या है, क्या बन गया, कॉपर बन गया। कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो बनेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर रिडक्शन, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, राइट, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गया तो क्या हो गया, यहां पर क्या होता है, H+ और OH- यही होते हैं ना, और यहां पर तो 0 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। और वैसे भी देखा जाए हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटेलिक, दोनों एक ही बात है। नॉन मेटेलिक
जो होती है एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या नॉन मेटेलिक एटम जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चला गया तो रिडक्शन। तो हर तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये रूल्स हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन चले गए आयन बन गया तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन आ गए आयन से न्यूट्रलाइज हो गया, या +2 आयन से +1 आ गया तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो 2+ है, मान लो आयरन है, आयरन के क्या कितनी होती है, आयरन की 2 होती है, 3+ और 2+, ये होता है ना फेरस और फेरिक की। अगर यहां से ये बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इस केस में रिडक्शन हो जाएगा। यहां से ये बना तो इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। कॉपर में भी 2+ और से 1+ होता है, 2+ से 1+ बन गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो भी रिडक्शन हुआ, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक भी कह सकते हो। यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी नॉन मेटेलिक है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटेलिक। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो इसको आप अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके होगा। अच्छा, जो चीज रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल, यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस कर रहा है कॉपर ऑक्साइड को, तो हाइड्रोजन खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बट इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बट ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल है, आपको इतना सोचना नहीं, जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बस इतना सा याद रख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जैसे ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन देता है, अब उस केस में कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दे दी, खुद रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन देकर, और हेल्प की साथ वाले को ऑक्सीडाइज करने में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करे वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका उल्टा, विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वो रिड्यूसिंग एजेंट। विच रिमूव्स ऑक्सीडेशन, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन विच रिमूव्स ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल है, आराम से लिखो, लिखकर देखो, ये चीजें होती हैं, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। इस बहुत सारे मैंने 7-8 केस ले लिए हैं, प्रैक्टिस करने से आपको इजी हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ये हम बनाते हैं सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है किसी इक्वेशन में या ऑक्सीजन है तो सबसे पहले उसको देखो। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन H2S, यहां से क्या बना, हाइड्रोजन हटा के लगा, हट गया हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, H2S का। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो ये रिड्यूस हो गया, किसका रिडक्शन, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बस उल्टा कर देना, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और दूसरे तरीके से भी देखना चाहो तो क्या करोगे, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अब ये क्या कर रही है, क्लोरीन 0 से क्लोरीन नेगेटिव बन रही है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये बन रही है,
ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन रिड्यूस हुई इस लॉ से के ऑक्सीडाइज हुई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। सो दोनों तरीके से देख लिया हमने भाई, हाइड्रोजन का रिमूवल, सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन, दोनों ही केस से हमें पता लग रहा है कि भैया रिडक्शन हो रहा है इसका, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो आयरन जो है क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड, यहां पे Fe2+ बन रहा है जीरो से। क्या होगा, आयरन जीरो से Fe2+ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? लूज कर रहा है भाई। आयरन लूज करेगा तभी तो ये बनेगा। अगर लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका है, आयरन का। साथ ही आप देख सकते हो आयरन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गई। पिछले केस में क्या था, यहां हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाएगी तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो यहां से भी ऑक्सीडेशन क्लियर हो रहा है, यहां से भी ऑक्सीडेशन क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो रही है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो रही है और आयरन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सल्फर का। ठीक है, राइट, क्योंकि सल्फर गेन कर रहा है भाई, एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, जो रिड्यूस हो रहा है, सल्फर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन। क्लियर। केसेस में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काम हो जाएगा या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम हो जाएगा। किसी किसी केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। इस केस में क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ गई तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। वैसे भी ऑक्सीजन का हमेशा रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ नहीं है, क्लियर, इजी है ना। ओके, इसमें बताओ SO2 + H2S, ये बन रहा है H2O + 3S। इसमें S यहां भी आ रहा है, S यहां भी आ रहा है। तो देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को। SO2 क्या है, SO2 इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट इज मेकिंग सल्फर। तो क्या है, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। सो रिड्यूस कौन हो रहा है, SO2। H2S में क्या है, H2S में आपका ऑक्सीडेशन, सिंपल। ठीक है, सो यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज सल्फर, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना। तो दोनों में देखो, यहां पर अल्टीमेटली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हो रहा है, बस उसके बाद लिख दो, कुछ नहीं, सिंपल है। तो दोनों का देख रहे हैं, इसमें सल्फर हाइड्रोजन को छोड़ रहा है और इसमें सल्फर ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ये ध्यान रख लो। ओके ओके, H2S + I2, इसमें देख लो H2S से क्या बन रहा है, सल्फर हाइड्रोजन छोड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका, H2S का, और रिडक्शन किसका, I2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, I2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, H2S। सिंपल, एक मिनट के क्वेश्चन है ये। ओके, Na + O2 Na2O, भाई Na ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रही है, ऑक्सीजन के साथ Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज रिडक्शन। सो इसका रिडक्शन। वैसे भी मैंने कहा था ऑक्सीजन जहां दिखे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दो और रिड्यूस रिडक्शन में डाल,
और हाइड्रोजन जहाँ दिखे उसको उसमें रिड्यूसिंग एजेंट में डाल दो और ऑक्सीडेशन होगा मोस्ट प्रॉब्ली उसका, बट थोड़ा ध्यान से, गलत भी हो सकता है कहीं ना कहीं। सॉरी, हाइड्रोजन ही लिख रहा हूँ यहाँ पर Na। ठीक है, तो चलिए अब एक टॉपिक बचा है हमारा इसमें कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। भाई ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। क्या है वो? आप देखते हो आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है, वो भी एक ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? वो कोरोजन होता है। कोरोजन क्या होता है? ईटिंग अवे द मटेरियल। तो वो आयरन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, और वो ऑक्साइड क्या हो? वही रस्ट है। वो धीरे धीरे परत पे जम जाता है ऊपर, फिर वो परत निकल जाती है, फिर नीचे वाली परत पर जम जाता है, फिर वो निकल जाती है, तो धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो जाता है ना। बट कोरोजन कहते हैं उस फिनोमिना को। दूसरा होता है रेंसिडिटी। ये ऑक्सीडेशन ऑफ कुछ फूड आइटम्स का होता है, स्पेशली जो ऑयली फूड्स होते हैं उनका होता है। ठीक है, इनके बारे में अब देख लेते हैं। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी। पहला कोरोजन लेते हैं। प्रोसेस ऑफ मेटल्स बीइंग ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर का एक्शन मतलब एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल्स को खा जाता है। ठीक है। दूसरा मॉइस्चर। मॉइस्चर से भी हो जाता है। भाई वाटर अगर उसमें है तो वाटर से भी वो ऑक्साइड बना देगा, उससे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी उसके साथ। और तीसरा जो है केमिकल्स, केमिकल डालोगे तो भी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन तरीके से कोरोजन हो सकता है। मोस्टली आपका एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से होता है। और रस्ट जो है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ कोरोजन फॉर आयरन ओनली। आयरन के कोरोजन को रस्ट कहते हैं और किसी को नहीं। ठीक है, कॉपर का भी कोरोजन होता है। आप देखते हो ग्रीन ग्रीन चीज जम जाती है उसमें, राइट, तो वो कॉपर का हो जाता है। कोरोजन को हम डिटेल में करेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन का जो कोरोजन है उसको रस्ट कहते हैं। अब मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में ये होता है, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, विद सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये एक्स की वैल्यू क्या होगी ये पता नहीं, ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट से कितना वो ले रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये आपका रस्ट बनाएगा। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इज रस्ट, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि उसमें वाटर भी मिला हुआ है। ठीक, रेंसिडिटी की बात करते हैं। सो स्पॉइलिंग ऑफ फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज बेसिकली रेंसिडिटी। वो क्यों होता है? अगेन ऑक्सीडेशन की वजह से। फूड बहुत लंबे टाइम तक अगर पड़ा रहे, स्पेशली ऑयली फूड या फैटी फूड, तो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसकी स्मेल भी अनप्लेजेंट हो जाती है। दूध भी अगर आप पड़ा रखा है, वो भी तो फैट्स ही है ना, तो वो खराब हो जाएगा। ऑयली कोई चीज आप रखेंगे बाहर तो उसमें भी एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। समोसे एयर फ्राइड चीज है, आप बाहर रख दो कुछ समय के लिए, काफी टाइम के लिए, खराब हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब खाना इससे बिल्कुल बेकार हो जाता है एंड स्टेल हो जाता है। फूड बिकम सोर एंड स्टेल, राइट। इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? भाई फ्रिज में रख दो, पहला एक तो है ना, करते हैं फ्रिज में रखने से। फिर और क्या कर सकते हैं भाई? इसमें हम जो इसको हम टाइट कंटेनर्स में रख दो जहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो सके, है ना, वाटर ना जा सके और एयर ना जा सके। एयर टाइट कंटेनर्स में इसीलिए रखते हैं फैटी और ऑयली चीज़ों को, ताकि वो खराब ना हो ना। फ्रिज में रखने से भी खराब नहीं होंगी। फिर आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर गैस होती है, नाइट्रोजन गैस वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से भी वो खराब नहीं होते। ठीक है, और लाइट से दूर रखो, लाइट से दूर रखने से भी वो खराब नहीं होते। ठीक है, ये चीज आप करोगे। आई थिंक मैंने मोस्टली बता दिया। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं फूड में। चिप्स वगैरह होते हैं, जैसे फैटी चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, उसमें जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हो तो अभी वो उसके ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो जिससे आप रेंसिडिटी को एड्रेस कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट इसके लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे मैंने कहा था। सो नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा वो क्वेश्चंस पर होगा। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
पहले बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पलर के करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊँगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, 10th क्लास के आपके वीडियो सारे इसके डलते रहेंगे, 11th 12th के भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस एवरीवन।